नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी स्पेशल वीडियो हम लोग के लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल बीकॉम की तैयारी कैसे की जाए उस बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग के थ्रू भी अपनी क्लासेस कर रहे होंगे या फिर कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी क्लासेस कर रहे होंगे और बीकॉम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि पूरे जो बीकॉम की तैयारी हमें करना, अब जो नया सिलेबस आ गया सीयूटी के अंदर आपका क्या नया सिलेबस ड्राफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, और हर एक यूनिवर्सिटी का क्या है अपना अलग अलग क्राइटेरिया है आपको सेलेक्ट करने का। जैसे अगर हम बीएचयू की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको जनरल टेस्ट के साथ साथ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के मार्क्स के ऊपर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की बात की, सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है उसको भी कंसिडर किया गया है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। ठीक है, तो क्राइटेरिया तो सारे यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग अलग है, वो सब तो आपने फॉर्म्स के टाइम पे आपने देख लिया होगा और फॉर्म फिलअप भी कर दिया होगा। आज का जो ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है इसमें हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स एज वेल एज जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट्स, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, कैसे किस स्टेप्स में प्रिपरेशन की जाए सो दैट हमारा प्रिपरेशन 100% रहे एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग स्टेप्स वाइज देखेंगे। 3 स्टेप्स में हम लोग देखेंगे कि अपनी सीयूटी बीकॉम की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सीयूटी आने से क्या क्या चेंजेस आई हैं आपके एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, सीयूटी आने से आपके एग्जाम पैटर्न पे क्या चेंजेस आया और किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर करना है सो दैट आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए या फिर आप अच्छे से निकाल ले उसे। ठीक है, जो भी आपका प्रिफरेबल कॉलेज है, सपोज बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, इलाहाबाद का हो गया, ठीक है, लखनऊ का हो गया, जो भी आपका प्रिफरेबल कॉलेज है उसमें आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए। ठीक है, उसी के लिए हम लोग अपना क्लासेस भी कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेरी हमेशा आ रही थी कि कंप्लीट एक वीडियो हम लोग को चाहिए जिसमें हम बच्चे जानना चाहते हैं कि बीकॉम की तैयारी अच्छे से और एक प्रोसेस वे में सिक्वेंशियल वे में कैसे की जाती है। ठीक है, तो वही वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने बीकॉम की तैयारी हम लोग कैसे की जाए। ठीक है, ओके, तो हम लोग चलते हैं कि अपने बीकॉम की तैयारी को किस प्रकार से अच्छे से की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हम लोग पूरे बीकॉम की प्रिपरेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि बीकॉम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। बीकॉम का जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अपार्ट फ्रॉम जनरल टेस्ट आपका क्या है, अकाउंट्स का पोर्शन आता है। ठीक है, आपका बिजनेस स्टडीज का पोर्शन आता है और आपका इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन आता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि हर एक सेक्शन में कितने यूनिट्स दी गई है, उस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो आता है जनरल टेस्ट का। इस बार मतलब जब से सीयूटी आया है जनरल टेस्ट को मैक्सिमम कोर्स में कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना। और बहुत सारे कोर्सेज में तो ऐसा भी है कि जनरल टेस्ट के साथ साथ सिर्फ एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका बीए आर्ट्स का हो गया पेपर, बीए सोशल साइंस का पेपर हो गया, उसमें आर्ट्स सोशल साइंस से कुछ नहीं पूछते, वो लोग सिर्फ जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो जनरल टेस्ट का जो है क्या इसका एग्जाम पर पैटर्न रहता है। सबसे पहले ये है कि इसमें 60 क्वेश्चन आपके आएंगे और इसमें से सिर्फ आपको अटेम्प्ट कितना करना, सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन कितना होगा, 5 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग -1 का। तो आप लोग सोच समझ के ही उस पर एमसीक्यू पे आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर आपको मिल रहा है तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं, ठीक है, आप अगर किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देते तो आपका -1 नंबर कट भी जाएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स इससे कितना हो गया, 250 हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डोमेन पेपर की ओर। ठीक है, डोमेन पेपर की ओर तो हम लोग देखते हैं कि इधर अकाउंटेंसी हो, ठीक है, इधर अकाउंटेंसी की बात कर ली जाए या फिर बिजनेस स्टडीज की बात की जाए या फिर इकोनॉमिक्स की बात की जाए। उस केस में क्या होगा, हम लोग को सिर्फ 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उसमें से हम लोग को सिर्फ 40 क्वेश्चंस, कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ बच्चों के लिए क्या हो जाता है, बच्चों के लिए एक क्या हो जाता है, एक राहत की बात हो जाती है कि उनको 10 क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलते हैं कि
ठीक है, कि 50 क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिलता है कि आप कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो ये बच्चे को जो सेक्शन उनका अच्छे से पढ़ा हुआ उस सेक्शन का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेंगे, और जो टफ सेक्शन होगा या फिर जिस सेक्शन को वो छोड़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़ के आए तो उस सेक्शन का क्वेश्चन ज्यादा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, सही पे 5 नंबर मिलेंगे और -1 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही जो आपका मेरिट बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से ही जो आपका मेरिट बनेगा, हर एक यूनिवर्सिटी उस हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगी और उसमें आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट आ रहा था कि जो सीयूटी ने जो सिलेबस निकाला है वो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है कि बहुत सारे बच्चे सिलेबस देख के ही डर जा रहे कि इतना लंबा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, तो उसी का सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला कि उस सारे सिलेबस को मैंने एक कंप्राइज वे में क्या किया, उसको छोटा कर दिया। ठीक है, सो दैट आपको आइडिया लग सके कि जो आप 12th में पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो आप 12th में पढ़ के आए हैं उससे बाहर कोई भी एक टॉपिक सीयूटी ने नहीं दिया। ठीक है, सीयूटी ने क्या किया, हर एक पूरे सिलेबस को, सपोज अकाउंट्स का सिलेबस हो, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो, सारे को क्या यूनिट वाइज में, किसी में 12 यूनिट, किसी में 13, किसी में 15 यूनिट में का क्या बांट दिया गया। लेकिन वो बहुत लंबा सिलेबस है, मैंने उसी सिलेबस को क्या किया, 5 या 6 यूनिट में क्या कर दिया, तोड़ के आपको मैं बताऊंगा कि उन 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना। इससे क्या होगा, इससे मेन बेनिफिट आपके दिमाग पे ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि आप जो ये 5-6 यूनिट जो देख रहे हैं वो सारा आप पढ़ के आए हैं। सो दैट इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप जो ये सिलेबस है वो अब जो लिमिटेड टाइम पीरियड है, सपोज 50 to 60 डेज के बीच में आपका टाइम पीरियड आपका बचा हुआ है एग्जाम आने में, तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स का, सारे डोमेन सब्जेक्ट का, देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो अब मेरा आ गया क्या, अकाउंटेंसी। द फर्स्ट डोमेन पेपर कौन सा है मेरा, बीकॉम प्रिपरेशन के लिए मेरा क्या है, अकाउंटेंसी। क्या है बाबू, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को और एक नाम दिया गया वहां बुक कीपिंग के नाम से, इसका कोड है 301। अब ये देखिए, आपने मेरे अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन या फिर सिलेबस के वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने इस तरह से 5 यूनिट में पूरे अकाउंट्स को कवर कर लिया। ठीक है, पूरे 5 यूनिट में मैंने अकाउंट्स को कवर कर लिया। अब अगर आप सीयूटी का सिलेबस जब देखेंगे तो एक लेंथी सिलेबस आपको लगेगा, लेकिन जब आप इन 5 यूनिट को आप गौर से देखेंगे, ठीक है, जब आप इन 5 यूनिट को गौर से देखेंगे तो आपको ये 5वां यूनिट छोड़ के सब पढ़ा हुआ लगेगा। ये 5वां यूनिट छोड़ के सब पढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, क्योंकि सारा सिलेबस कहीं और से नहीं बल्कि आपके 11th, मोस्टली 12th के पार्ट से है, और ठीक है कुछ छोटा मोटा सिलेबस आपका 11th के पार्ट से। क्यों, क्योंकि सीबीएसई ने हाल फिलहाल में सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, 11th 12th के सिलेबस में कुछ फेरबदल किया, कुछ मॉडिफाई किया, इसलिए मोस्टली सिलेबस आपका 12th से और कोई एक यूनिट 11th से रह सकता है। ठीक है, ओके, अब ये देखिए कि हमने सिर्फ 5 यूनिट में इसे डिवाइड किया। ठीक है, 5 यूनिट में डिवाइड किया। अब सबसे पहला जो हमारा यूनिट आता है वो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने तो पढ़ के आया, किसी ने 11th में पढ़ा हो, किसी ने 12th में पढ़ा हो, कि मॉडिफिकेशन हुआ है सिलेबस में। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें सिर्फ यूनिट 1 में आपको यह पढ़ना है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग डेफिनेशन, जो बेसिक थ्योरी पार्ट होता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें आपको क्या पढ़ना है कि जो इसमें अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट और कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना। ठीक है, सिंपल, ओके। अब दूसरा जो मेरा सेक्शन है, मेरा दूसरा जो सेक्शन है वो हमारा आता है पार्टनरशिप के रिलेटेड, पार्टनरशिप का रिलेटेड। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पूरा 12th में आपने पार्टनरशिप की एक पूरी मोटी बुक आपने पढ़ी है, पार्टनरशिप की पूरी एक मोटी बुक पढ़ी है आपने क्लास 12th में। आपने उसमें एडमिशन देखा, आपने उसमें रिटायरमेंट देखा, आपने उसमें डेथ देखा ऑफ पार्टनर, साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ा। साथ ही साथ आपने स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, सारा कुछ आपने इसमें देखा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। तो यही सारा पार्ट तो हमें पढ़ना है यूनिट 2 में, पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा यूनिट 3 जो आता है अकाउंटेंसी में, जो हमारा यूनिट 3 आता है वो बात करता है शेयर्स और डिवेंचर कैपिटल की। वो किसकी बात करता है? शेयर्स और डिवेंचर कैपिटल की बात की जाता है। ठीक है,
तो ट्वेल्थ में आपने जो दूसरी बुक आपने जो पढ़ी थी वो आपका किससे था, आपका शेयर से और डिवेंचर से ही था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, शेयर्स कैसे इशू की जाती है, ठीक है। दूसरा डिबेंचर्स में हमने क्या पढ़ा था, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, साथ ही साथ इशू ऑफ डिबेंचर एंड इट्स रिडम्पशन, ठीक है। बस इतना टॉपिक है तो कवर करना हमें यूनिट 3 में, ओके। अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 काफी इंटरेस्टिंग है। यूनिट 4 काफी इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि इसमें कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस की बात की जाती है, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस की बात की जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। उसे कॉम्पैरेटिव स्टडी जो होता है, ठीक है, वो देखा जाता है। बैलेंस शीट का प्रिपरेशन इसमें होता है, बैलेंस शीट के हेड्स को देखा जाता है और बैलेंस शीट के क्लासिफिकेशन को देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें आपने 12th में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में आपने बात की होगी, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, और कौन से थे, प्रॉफिट शेयरिंग तो आपका पार्टनरशिप में था, इंसॉल्वेंसी था, देन आपका डेट इक्विटी रेशियो था, ठीक है, और भी आपके करेंट रेशियो था, ठीक है। ये सारे रेशियोज की बात हमने कहा किया था, हमने कहा देखा था क्लास 12th में, यूनिट 4 में। वो सारी पार्ट को ही हम लोग कवर करने जाएंगे इसमें यूनिट 4 में। जो यूनिट 5 में रहा है, जो यूनिट 5 में रहा है वो एज सच इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। यूनिट 5 जो मेरा एज सच इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में यूनिट 5 को पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल नॉलेज का भी ये पार्ट है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब होता है द अकाउंटिंग, जो आप अकाउंटिंग अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल वे में कर रहे हैं उसको कंप्यूटर के द्वारा कैसे की जाती है उसके बारे में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में बताया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसके भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आप पढ़ लेंगे तो उससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएगा। फिर भी आपके पास एक ऑप्शन और है, जितने भी आपके अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आने वाले, सपोज 50 क्वेश्चन आने, उसमें से सिर्फ आपको 40 अटेम्प्ट करना, और ये एक एज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, तो मे भी मुश्किल से मुझे पास्ट क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मुश्किल से 5 to 6 नंबर का आपका क्वेश्चन मे भी फ्रेम होगा, या फिर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो जब आप इसे स्किप भी कर देंगे और बाकी अपने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को स्ट्रांग बना लेंगे, तो आपका श्योर शॉट आपका अकाउंटेंसी में जो 50 में से 40 करना, आपको 35 प्लस आप आराम से कर जाएंगे, 35 प्लस क्वेश्चन आपको आराम से आप कर जाएंगे, ठीक है, वो भी सही, 35 प्लस क्वेश्चन आप आराम से सही कर जाएंगे, ठीक है। ये पूरा मेरा रहा अकाउंटेंसी का सिलेबस, जिसको मैंने 5 फर्दर सेक्शन में या फिर यूनिट में मैंने बांट दिया। अब इस यूनिट को अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस आप एक बार सीयूटी का सिलेबस देखिए और इन 5 यूनिट को देखिए, तो आपको कौन सा इजी लग रहा है आप जरूर एक बार बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको इजी लग रहा है। आपको ये देखने में इजी लग रहा है कि वो जो लंबा सिलेबस दिया होता सीयूटी में वो आपको इजी लग रहा है। इस सिलेबस में आप कोई भी एक 12th का बच्चा देखेगा तो वो बस ये देखेगा कि ठीक है, एनपीओ मेरा पढ़ा हुआ रिवीजन करना है, पार्टनरशिप पढ़ा हुआ रिवाइज कर लेंगे, शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ रिवाइज कर लेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारा रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ के आए, ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसके अंदर का कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बना हुआ सीयूटी कॉन्सेप्ट के, आप वेबसाइट, आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो वहां भी ये बना हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं कि इन 5 यूनिट के अंदर कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट हम लोग को कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। सपोज अगर एनपीओ की बात की जाए तो उसमें मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिग्निफिकेंस, ठीक है, नेचर हो गया, और उसके अलावा आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना। उसी तरह फर्दर सारे सेक्शन में मैंने बताया है, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट ये होता जानना कि उस चीज के अंदर हमें कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है या कौन कौन से पार्ट को हमें कवर करना। इसीलिए इस वीडियो को बनाने से पहले, मतलब आपको ये बताने से पहले कि आपको तैयारी कैसे की जाए, उससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको सिलेबस दिखाया कि आप आखिरकार आपको पढ़ना क्या है, अकाउंट्स में वो पढ़ना क्या है, बीएसटी में क्या पढ़ना और इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट डोमेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डोमेन सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडीज, ठीक है। बिजनेस स्टडीज मेरा क्या है, नेक्स्ट डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट डोमेन सब्जेक्ट है। अब देखिए, ये कंप्लीट क्लास 12th का मैक्सिमम सिलेबस कवर करता, ठीक है। अभी तो सीबीएसई के बच्चे होंगे या वीआर बोर्ड के बच्चे होंगे तो वो तो अभी जस्ट अभी तुरंत उन्होंने क्या किया हुआ, अभी उन्होंने 12th का एग्जाम दिया हुआ, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अभी याद भी होगी, ठीक है। बस करना क्या है, आपको एक रिवीजन डालना, आपको एक रिवीजन डालना और एक टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से पार्ट, वही सेम मैनेजमेंट, यूनिवर्सल, डायमेंशनल, एक्सेप्टेबल,
ठीक है, फ्लेक्सिबल, कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की बात की जाएगी, ठीक है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाएगी, और क्या यही सब तो है जो आप पढ़ के आए हैं। दूसरा सेक्शन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर दो आपने देखा ही होगा, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है, ठीक है, कैसे क्या किया था उन्होंने, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे, कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक्स दिए थे, उसके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ। फिर तीसरा क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, आपको पता है कि जो एक बिजनेस ऑपरेट करती है ना, एक बिजनेस जो ऑपरेट करती है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है। एक उनका अंदर का एक खुद का इन्वायरमेंट होता है जिसको इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं, एक वो इन्वायरमेंट होता है जो इकोनॉमी का इन्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस किन किन इन्वायरमेंट से कैसे कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में आपको पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या मेरा मैनेजमेंट फंक्शंस। अब मैनेजमेंट फंक्शंस को अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये समझ लीजिए, आपने पढ़ा ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो आप पढ़ के आए ना क्लास 12th में। उसको क्या बोलते थे, मैनेजमेंट के फंक्शन जो बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही बोलते थे ना, वही 5 सब जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही तो आपको पढ़ना है मैनेजमेंट फंक्शन में। तो हर एक 5 जो वो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसको आपको पढ़ना है किसमें, यूनिट 4 में। और यूनिट 5 में क्या पढ़ना, बिजनेस फाइनेंस। अब एक बिजनेस के लिए फाइनेंस तो जरूरी होता है, पैसा का लाना बिजनेस में और इन्वेस्ट करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसमें, किसी भी बिजनेस के लिए। तो एक बिजनेस कहां से फाइनेंस लाएगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसके बारे में हम लोग किसका कहां पढ़ेंगे, बिजनेस फाइनेंस में। कौन कौन सा सोर्सेस होता है रेज करने का, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिकल होता है, कौन सा कॉस्टली होता है, इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, बिजनेस फाइनेंस में। और जो 6th यूनिट आपका है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग में क्या होगा कि आप कैसे मार्केटिंग करेंगे। 4 P's के बारे में आपने सुना होगा, पीपल, प्लेस, प्रमोशन, इसके बारे में प्राइस, इसके बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में इसमें पढ़ना। साथ ही साथ मार्केटिंग में क्या होता है, अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूमर्स को पहुंचाए जाते हैं, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो कंज्यूमर फोरम के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा मार्केटिंग में, यूनिट 6 जो हमारा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिलेबस आपका किसका हो गया, बिजनेस स्टडीज का। जब आप सीयूटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको 13 या 14 आपको यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन उसको जब मैंने पूरा इस वे में 6 यूनिट में मैंने उसमें को कर दिया, ठीक है, 6 यूनिट को उसको मैंने बांट दिया। जब ये इंडिविजुअल यूनिट को आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका क्लास 12th का सिलेबस है, ठीक है बाबू। और इसको जब आप कवर कर लेंगे, इसको जब आधी चीजें आपके दिमाग में हो गई, बाकी एक बार जब आप रिवीजन कर लेंगे या किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो ये आपका पूरा कवर हो जाएगा रिवीजन का पार्ट। इसको आप देख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा डोमेन सब्जेक्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक्स का, ठीक है, हमारा क्या, इकोनॉमिक्स का। उसको भी देख लेते हैं उसके अंदर कौन सा सिलेबस है। तो जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसका सिर्फ 3 यूनिट है, ठीक है, लेकिन सीयूटी का जो सिलेबस है उसमें तो काफी ज्यादा है, आपका ऑलमोस्ट 13-14 यूनिट उसमें भी होगा, लेकिन मेजर जो यूनिट्स है वो आपका 3 है। अब इसमें क्या है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट मतलब यूनिट 1 में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है, आपको जो 12th की पहली बुक जो थी, अब तो वो 11th में चली गई है, उसमें जो कंज्यूमर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर्स के पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में था, डिमांड सप्लाई के बारे में था, वो इसमें डिस्कस कर लेंगे। और यूनिट जो था क्या, ओवरऑल इकोनॉमी का जो इंपैक्ट पड़ता, जो इनकम एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी हमने पढ़ा था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली थ्योरी जो हमने पढ़ा था वो क्लास 12th में अब आ गया, तो 12th का सिलेबस हो गया। यूनिट 3 जो है आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ये आपका अभी क्लास 12th में आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट थ्रू आउट द फेजेस कैसे हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे ग्रेजुअली हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसे बूस्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में। तो तीनों थोड़े बड़े बड़े यूनिट्स हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखें तो आपको बस एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का पढ़ना है, वो भी सारे पार्ट को नहीं। जब डिटेल वीडियो आप देखेंगे बीएसटी का तो उसमें आपको देखेंगे कि कौन कौन से इंडिविजुअल पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल पॉइंट्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंडिविजुअल पॉइंट्स को ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपने प्रिपरेशन को किस फेज में, कैसे फेज में करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि हमें जनरल टेस्ट के लिए अपेयर होना और डोमेन पेपर के लिए अपेयर होना, ये तो हमने जान लिया।
उसके बाद डोमेन पेपर में भी हमें क्या पढ़ना है और उसका इंडिविजुअल यूनिट क्या, वो भी आपने जान लिया। अकाउंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, बीएसटी में क्या पढ़ना है आपको, और इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ये आपने जान लिया, ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद हम लोग अब जो मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो देखने वाले, ठीक है। ठीक है, क्या है आप तो आपका, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आपको सीयूटी से कि अपना मनपसंद का कॉलेज लेना है, अगर आपको सीयूटी से मनपसंद का कॉलेज लेना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कुछ सब कुछ छोड़ के 50 दिन जो बचे हैं उसमें आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 50 दिन आपके बचे हुए हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे हम लोग कौन सा स्ट्रेटजी को यूज करेंगे सो डेट हमारा सीयूटी एकदम अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, ठीक है, बहुत बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि वो एक साथ सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं, एक साथ कुछ मॉक भी देना चाह रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहला प्रायोरिटी जो हमें देनी चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी जो हमें देनी चाहिए वो देनी चाहिए हमें सिलेबस को खत्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो सिलेबस हम खत्म करें वो एग्जाम टाइम तक मेरा सिलेबस खत्म हो, नहीं, एक टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि हम लोग कब किस टाइम पीरियड तक हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। तो अभी से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं बीकॉम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, अभी से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं बीकॉम क्रैक करने के लिए, तो जो पहला मेरा स्टेप रहने वाला है ना, वो रहने वाला सिलेबस को कंप्लीट करने से रिलेटेड, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करने से, ठीक है। अब जो सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे ना, वो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप किसी कोचिंग से आप कह लीजिए, आपको किसी कोचिंग से ट्यूशन ले लीजिए या उस कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वो आपका क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपने रिसेंट में एग्जाम दिया, अगर आपने रिसेंट में एग्जाम दिया और आप कॉन्फिडेंट है कि आप खुद से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, आप खुद से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमें क्या देनी चाहिए, अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इधर आप कोचिंग के थ्रू कर लीजिए या तो सेल्फ स्टडी के थ्रू कर लीजिए सिलेबस कंप्लीट। और इसमें कितना टाइम आपको देना है, इसमें आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने सिलेबस को स्टार्ट किया इससे और एग्जाम टाइम तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा, तो इसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 1 मंथ क्या देना है, आपको मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम ही देना है। इसमें क्या कितना देना, मैक्सिमम 1 मंथ का, क्यों, क्योंकि 50 दिन के ऑलमोस्ट के पास से आपका टाइम पीरियड बचा हुआ, ठीक है, 50 डेज का ही टाइम पीरियड आपके पास बचा हुआ, ठीक है। उस 50 दिन में भी 30 दिन आप सिलेबस को कंप्लीट करने में दे दीजिए। अगर आपने किसी कोचिंग का वीडियो परचेज किया है तो आप जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कितना ही वीडियो, अकाउंट्स में मुश्किल से मुझे लगता है 20 से 25 वीडियो होगा, ठीक है, और बीएसटी में आपका 15 से 20 वीडियो होगा, तो इसे मतलब 45 वीडियो के आसपास होगा। उसे आप डेली दो वीडियो या 3 वीडियो भी देखेंगे तो आपका आराम से 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ वीडियोस को आप दोबारा भी देख सकते हैं, इतना टाइम पीरियड आपके पास बचेगा। आपको मैं बता रहा हूं कि सब कुछ छोड़ के आपको बीकॉम को क्रैक करने के लिए बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आपको मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है, 1 महीना मतलब 30 दिन से लेकर 35 दिन ही मैक्सिमम देना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। अगर उस टाइम पीरियड तक भी नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़िए, दूसरे स्टेप पे आगे बढ़िए, ठीक है। 30 से 35 दिन ही आपको देना है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं हो रहा, जहां तक हुआ आप वहां स्किप करके आप नेक्स्ट प्रोसेस पे रहिए, और नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या रहने वाला है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको हमेशा ये रहना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास अभी से अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं, ठीक है, सीयूटी बीकॉम को क्रैक करने का, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको रहना चाहिए कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं इसके बाद। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास क्या है, 50 में से, ठीक है, अब मेरे पास 50 में से हम लोअर फिगर ही लेके चलते हैं कि हमारे पास 50 दिन है, ठीक है। तो अब मेरे पास 50 में से 30 दिन मेरा चला गया वहां, अब मेरे पास सिर्फ बचा कितना, 20 डेज मेरे पास रिमेनिंग है, 20 डेज रिमेनिंग है हमारे पास, ठीक है। तो 20 डेज में सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ रिवीजन।
अब इसमें क्या हुआ कि जो आपने उन 30 स्टार्टिंग के 30 से 35 दिन आपने पढ़ा, ये बात हो रही है आपकी मई फर्स्ट वीक की। ये बात हो रही सेल्फ रिवीजन आप कब करेंगे? मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मई के फर्स्ट वीक में आप स्टार्ट करेंगे, मई के फर्स्ट वीक में आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद मतलब सेकेंड वीक के स्टार्टिंग से, ठीक है, सेकेंड वीक स्टार्टिंग, ठीक है। तो क्या है, आप जो स्टेप 2 हमारा क्या रहने वाला, सेल्फ रिवीजन, और सेल्फ रिवीजन आप कब करेंगे? जब आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिए हों, उसके बाद ही हम लोग सेल्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 35 दिन इन्वेस्ट करने के बाद भी आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको स्किप करके सेल्फ रिवीजन पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। क्या सेल्फ रिवीजन में आप करेंगे? तो आप मई के सेकेंड वीक से अपना सेल्फ रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीक कुछ लोग फर्स्ट वीक से कर लेंगे जिनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, जिनका सिलेबस लेट से कंप्लीट होगा तो सेकंड वीक से अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब सेल्फ रिवीजन करने का पर्पस क्या हमारा होगा? सेल्फ रिवीजन करने का मेरा पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, आइडेंटिफाई करेंगे डॉट्स को, ठीक है, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द डॉट्स इन वेरियस टॉपिक, ठीक है। कि कुछ सपोज कोई टॉपिक ऐसा होता होगा जिसको आप एक बार में समझ सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रहते होंगे जिसमें आपको डाउट रह जाता है, ठीक है। क्या रहता है? डाउट आपके रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको जब आप सेल्फ रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से 4 या 5 टॉपिक है जिनमें आपको अभी भी डाउट है, ठीक है, ठीक है। सेल्फ रिवीजन का यही होता है कि जो सेक्शन आपका अभी तक इनकम्प्लीट है या फिर पूरा नहीं हो पाया है तो उसमें डाउट को आप नोट डाउन करेंगे और उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपका टाइम जाएगा, कम से कम 5 से 10 दिन का टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? 5 to 10 डेज का टाइम पीरियड इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी तुरंत लास्ट महीने ही आपने पूरा रिवीजन किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है। तो जब आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 5 से 10 दिन में मैक्सिमम आपका क्या होगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको भी रिवाइज कर सकते हैं आप, इतना टाइम पीरियड आपके पास रहेगा। लेकिन तब कभी जब आप सिंसियर हो और CUT बीकॉम को क्रैक करने के लिए रेडी हो तभी, ठीक है। तो सेकंड में स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला कि सेल्फ रिवीजन हम लोग करना। क्या करना? सेल्फ रिवीजन। सेल्फ रिवीजन का फायदा क्या रहेगा कि जो आपका कमजोर पार्ट रहेगा, जो आपका वीक पॉइंट रहने वाला है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ओके। और इसका एक फायदा और है कि अगर जो आपका इनकम्प्लीट या फिर जिसमें आप में डाउट रह जा रहा है उसको आप एग्जाम से 1 दिन पहले या एग्जाम से 2 दिन पहले आपको उसको फिर से उस 4 टॉपिक या 5 टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारे को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका अच्छे से कंप्लीट है। जिसमें डाउट आपके रह जा रहे हैं वो टॉपिक्स को अगर आप एग्जाम से पहले कवर कर ले रहे हैं तो सबसे मोस्ट बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट स्टेप मेरा कौन सा रहने वाला। लास्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि इसमें टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का। टेस्ट सीरीज क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन का, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है, आपने जितना भी रिवाइज किया है, तो आप उसको ऑप्शन में, ठीक है, आपने अगर मान लो सिर्फ थ्योरी पढ़ा, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर ऑप्शन में क्या होता है कि आजकल के ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन पैदा किए जाते हैं, सो दैट बच्चे उसे सही नहीं मार पाए। तो जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको एक एग्जाम टाइम जैसा आप प्रेशर फील करेंगे, जैसा आप माइंडसेट रखेंगे, आप लिमिटेड टाइम पीरियड में वो टेस्ट सीरीज देंगे तो क्या होगा, इससे आपका एग्जाम टाइम में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जान पाएंगे, जज कर पाएंगे कि रियल टाइम एग्जाम प्रेशर में आप कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। रियल टाइम एग्जाम प्रेशर में आप कैसे बिहेव करेंगे कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, इतने क्वेश्चंस आपको अपेयर करना, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मेरे हिसाब से, आपको सिलेबस कंप्लीट करना और दूसरा टेस्ट सीरीज, ठीक है। सेल्फ रिवीजन आपके ऊपर है, अगर आपको जरूरत लगता है करिए, नहीं कर लगता है तो आप टेस्ट सीरीज पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट योर सिलेबस देन स्टार्ट डूइंग टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप खुद से तो मे बी हो नहीं पाएगा, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या फिर आप कुछ बुक्स ले सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना टेस्ट सीरीज का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 200, 300 या 400 ज़्यादा कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज नहीं होता, तो आप इतना ईजिली कम से एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी।
टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस यही होता है कि आपको एग्जाम टाइम प्रेशर में कैसे आप बिहेव करते हैं उसको रियलाइज करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कितना टाइम देना, तो जो सेल्फ रिवीजन के बाद जितना टाइम बचेगा, सेल्फ रिवीजन के बाद आपको 10 से 15 दिन से में भी सिर्फ बचेंगे। तो इस 10 से 15 दिन में आप पूरा जान झोंक दीजिए और इस 10 से 15 दिन में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अपेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। जो दे दिए उसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज को आपने दिया तो आज से 4 दिन बाद फिर से उसको दे दीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि कोई भी हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर कोई ये मानता है कि वो लास्ट टाइम में स्टार्ट करेगा और एग्जाम को क्रैक करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये याद करने की चीज नहीं है। सिर्फ आप अकाउंट्स में बीएसटी में आप कुछ याद कर सकते हैं, अकाउंट्स में सब कुछ याद आप नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हार्डवर्क कोई क्या हो, कोई भी सब्स्टिट्यूट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जो हार्डवर्क करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, जो हार्डवर्क नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार गो थ्रू एक बार देख लीजिए आप इसे, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अब लास्ट जो टॉपिक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहने वाला वो हमारा ये रहने वाला है। इस चीज को हम लोग देखते हैं कि सीयूटी आने के बाद क्या क्या बदलाव आई हैं, ठीक है। पहले भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, सपोज आपकी पहली बार है, लेकिन मैंने ये चीज फील किया कि हर एक यूनिवर्सिटी का पहले क्या था, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम था, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे क्या क्वेश्चन आती थी और अभी जब सीयूटी आ गया तो इस टाइम पीरियड पे क्या क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। तो पहले क्या था ना कि पहले अगर मैं बीएचयू की बात कर लूं तो बीएचयू जब भी एग्जाम होता था तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, ठीक है। डायरेक्ट किसी सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन दे दिया, या फिर आपको कोई एग्जैक्ट टर्म पूछ लिया कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। लेकिन अब का जो सिलेबस है आपका सीयूटी में क्वेश्चन आने का, वो काफी हद तक चेंज हो चुका, कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ याद नहीं रखना, आप उसको समझना पड़ेगा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। अगर हम अकाउंट्स की बात कर लें तो आपको अभी सिर्फ याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये चीज यहां होता है, अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात कर लें करंट एसेट्स, बैलेंस शीट में करंट एसेट एक हेड होता है, आपको पता होगा बैलेंस शीट में करंट एसेट एक हेड होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि उसमें ये, चलो ठीक है, ये 5 हेड होता है, उसमें 5 हेड होता है, कौन से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का होता है, आपका इन्वेस्टमेंट का होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स का होता है, अदर करंट एसेट्स का होता है, ठीक है, इन्वेंट्री का होता है, स्टॉक का, ये सब का आपका 5 एसेट होता है, हेड होता है करंट एसेट के अंदर। आपको ये भी याद रखने की जरूरत यहां पड़ेगी कि उनका पर्पस क्या है, वो वहां ही क्यों रहते, करंट एसेट्स के अंदर ही क्यों रहते, ये भी आपको जानने की जरूरत है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो करंट एसेट का लॉजिक क्या होता है कि वो कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है या फिर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ये आपको मेन एग्जैक्ट ये लाइन याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आपको हेड के नाम तो याद रखने ही रहने हैं कि करंट एसेट के अंदर ये 5 हेड आते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि वो वहां ही क्यों आते हैं, किसी दूसरे हेड में क्यों नहीं चले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये सब के बारे में आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा अलग अलग हेड बना क्यों है और इसके अंदर जो कंपोनेंट या आइटम्स आते हैं वो वहां ही क्यों आते हैं। तो ये पीछे का कॉन्सेप्ट या लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं सीयूटी आने के बाद क्या हुआ। सीयूटी आने के बाद सबसे मेजर क्या होगा कि एक सिंगल एग्जाम की बात की जा रही, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। एक सिंगल एग्जाम और उसी एक सिंगल एग्जाम से आपका सिलेक्शन सब जगह हो जाएगा, ठीक है। हर एक लोग क्या करेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी इसी एग्जाम से आपको मेरिट बेसिस पे, इसके मेरिट बेसिस पे आपको उठा लेंगे, ठीक है, मतलब आप एडमिशन दे देंगे। दूसरा यहां भी देखिए मैंने लिखा कि आपको किस पे प्रायोरिटी देना, आपको कंसेप्ट्स पे प्रायोरिटी देना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट्स पे प्रायोरिटी देना कि कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, या फिर अगर बीएसटी में देखते हैं तो कोई स्टेटमेंट अगर दिया हो तो उसके पीछे अगर लॉजिक क्या है, ठीक है, या उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला, उस चीज को भी आपको फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने ही आने हैं,
ठीक है, रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कुछ रहेंगे। सपोज पहले अगर मान लो कि अगर पहले का हम देखते हैं, सपोज पहले 70 मेमोरी बेस्ड 70 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आता तो 30% कंसेप्ट पे आते थे, ठीक है। लेकिन अब बस क्या हुआ, अब ये रेशियो बदल गया आपका। अब क्या होगा, 70 जो क्या होगा वो कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, 70% कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे, और जो 30% रहेगा वो मेमोरी पे क्वेश्चन रहेगा। मतलब डायरेक्ट आप देख के टिक मार सकते हैं। तो आपको दोनों चीज पे फोकस करना पड़ेगा, कंसेप्ट पे भी आपको फोकस करना, साथ साथ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उस पे भी आपको फोकस करना, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मार्क्स देके जाते हैं, तो इसको आपको तो एकदम नहीं छोड़ना, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, मेन प्रायोरिटी क्या देना, कंसेप्ट पे आपको क्या देना, प्रायोरिटी देना है। आजकल के जो एमसीक्यूज है वो आपको कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, क्योंकि सिमिलर तरह के एमसीक्यूज में आपको आंसर सिमिलर तरह का दिए जाते हैं, कुछ एक बेसिक सा डिफरेंस आता है, उसको आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस को एक बार या दो बार तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आपको एक बार समझ में आ रहा है फिर भी क्वेश्चन को दो बार पढ़िए, और जो एमसीक्यू है उसको भी हर एक ऐसा ना हो कि पहला एमसीक्यू आपको सही लगा तो आपने टिक मार दिया और बाकी 3 को आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको 4 के चारों एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ना, भले आपको पता हो कि पहला वाला ही आंसर, फिर भी आपको चारों एमसीक्यू को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट मेरा क्या है कि एनालाइजिंग ऑफ क्वेश्चंस बिकम इंपॉर्टेंट। सीयूटी आने से क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस है वो थोड़े ट्रिकी आने लगी, क्योंकि एक बार में इजीली ऐसा होगा कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने समझ में आ गया, तो आपको क्वेश्चंस और एमसीक्यू दोनों को 2 बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको 3 बार या 4 बार पढ़िए, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना कि आप उसमें 5 मिनट 10 मिनट आपने दे दिया, लेकिन कम से कम आप उसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसे 2 बार एटलीस्ट उसका पढ़िए। मे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक बार पढ़ने पे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप एमसीक्यू एलिमिनेट कर सकते हैं और कोई एक एमसीक्यू आप क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल गाइज। तो अभी क्या हुआ कि हमने क्या सारा कुछ डिस्कस कर लिया, हमने टॉपिक्स भी सारे देख लिए, कौन से यूनिट्स कवर करने वाले हैं बीकॉम एंट्रेंस के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस हिसाब से, किस प्रोसेस में, किस स्टेप्स में हम लोग की तैयारी करनी है बीकॉम के लिए, ठीक है, वो भी देख लिया। अगर आप इसी स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो बैच है श्योर सिलेक्शन का, हमारा जो सीयूटी कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसमें जो हमारा बैच चलता है श्योर सिलेक्शन का, तो इसमें हम लोग बीकॉम की तैयारी भी करवा रहे हैं, ठीक है। बीकॉम की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, कंप्लीट बीकॉम की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, जिसमें आपको जनरल टेस्ट हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सबके बेसिस पे आप लोग की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे सीयूटी, किसी भी सीयूटी बीकॉम को निकालने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।